हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 16 सितंबर के करंट अफेयर्स द हिंदू के। और जैसे मैंने आपको बताया है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, डिफरेंट जगह से मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी। और इस क्लास को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो बढ़ते हैं जी आगे। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप हमेशा कनेक्ट रहना, क्योंकि यहाँ पे सारे लेक्चर्स, PDF, जितने भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी, मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्टेट PCS एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए प्री प्लस मेंस लाइव बैचेस हमने लॉन्च किए हैं। तो आप इनमें एडमिशंस ले सकते हैं। आपको कोड लगाना है ये वाला, डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे के बैचेस अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी पहले क्वेश्चन से। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के ऊपर आपको स्टेटमेंट बतानी है क्या है। ये डिविडेंड वर्ड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड वर्ड का पहले तो मतलब होता है प्रॉफिट। जैसे कि कंपनी का कोई भी प्रॉफिट होता है, वो अपना प्रॉफिट जो है अपने शेयर होल्डर्स को दे दे, अपने शेयर होल्डर्स को बांट दे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड आपका डिविडेंड। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के ऊपर आपका पॉइंट कह रहा है, नंबर 1, इट वाज इम्पोज्ड ऑन द शेयर होल्डर्स हु रिसीव द डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी। ना, ये आपके जो है शेयर होल्डर्स के ऊपर नहीं लगता, ये कंपनी पे करती थी। और ऑप्शन 1 इज द रॉन्ग वन। It was repealed and abolished by the Government of India Act under the Finance Act 2018। ये जो है 2018 के फाइनेंस एक्ट द्वारा जो है अबॉलिश और रिपील किया गया, ये गलत है। ये आपका फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा जो है और ये रिपील किया गया और अबॉलिश किया गया, नॉट 2018, 2020। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी। नन ऑफ दीज इज द राइट वन, नन ऑफ दीज। सर M विश्वेश्वरैया जी के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। नंबर 1, ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न हैदराबाद। वो मॉडर्न हैदराबाद के जनक कहलाते हैं, ये गलत है। मॉडर्न हैदराबाद ना होके मैसूर है। ऑप्शन ए इज द रॉन्ग वन। हिज बर्थ एनिवर्सरी जो होती है 15 सितंबर को। बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड एज अ डॉक्टर्स डे? नो, इनकी बर्थ एनिवर्सरी 15 सितंबर को होती है और उस दिन सेलिब्रेट करते हैं हम इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका 1 जुलाई को। और इस टाइम इनका यहाँ पे BC रॉय जी की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, और BC रॉय अवार्ड जो होते हैं वो मेडिसिन फील्ड में दिए जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ये भी गलत हो गया। थर्ड है, ही वॉज ए रिनाउंड प्रिकर्सर ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। कि वो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए जाने जाते हैं, रिनॉन प्रिकर्सर हैं? नहीं, ये भी गलत है। एक्चुअली इन्होंने एक बुक लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लिखी थी, बट ये ऐसा नहीं जाने जाते 1934 में। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? डी। कोई भी इसका स्टेटमेंट जो है आपका सही नहीं है। अब मैंने आपसे बात करी कि इनका बर्थ 15 सितंबर को होता है। ये कहाँ पे होता है? दैट इज द प्लेस इज मुद्देनहल्ली। मुद्देनहल्ली ये जगह पे होता है इनका जन्म, और कर्नाटका में है ये याद रखना है। और एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने पुणे में एजुकेशन ली, सिविल इंजीनियरिंग में एजुकेशन ली इन्होंने। और ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका? डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, इनको सर का टाइटल भी मिला था। सर का टाइटल इनको ब्रिटिश नाइटहुड बाय द किंग जॉर्ज 5 ने टाइटल दिया था। नाइटहुड का टाइटल, सर का टाइटल जो हम कहते हैं, ये इनको टाइटल मिला था बाय द जॉर्ज 5। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका? 3 इज द करेक्ट। अच्छा, एक और इनके नाम से मेरे को दिमाग में आ गया। एक्चुअली इनके नाम पे कृष्णा राजा सागर डैम है। कृष्णा राजा सागर डैम है, जो कि आपको देखने को मिलता है कावेरी के ऊपर। कावेरी, ठीक है। और ये कॉन्फ्लुएंस है रिवर्स का, हेमावती और लक्ष्मणा तीर्था। लक्ष्मणा तीर्था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कावेरी, हेमावती, लक्ष्मणा तीर्था। और एक ग्रेविटी डैम है कृष्णा राजा सागर डैम। और ये सप्लाई देता है शिवा समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को, ये सप्लाई देता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन क्या बनने वाला है आपका? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आई मीन डी ऑप्शन इज द राइट वन। कोई भी इसमें स्टेटमेंट सही नहीं था। रिसेंटली नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो 1982 में बना है, मुंबई हेडक्वार्टर, इन्होंने MOU साइन किया है टू कॉपरेट द डेटा ड्रिवन इनोवेशन इन एग्रीकल्चर विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने UNDP के साथ जो है एग्रीमेंट साइन किया है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली एक न्यूज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि इन्होंने एक जो है पब्लिक के लिए
that is called DICRA, DICRA. What is this? That is Data in Climate Resilient Agriculture. रिपीट कर रहा हूं मैं, डेटा इन क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर। ये एक कोलैबोरेटिव डिजिटल पब्लिक गुड है जो कि ओपन एक्सेस प्रोवाइड करता है जितने भी डेटा सेट्स हैं जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए। कहने का मतलब ये है कि जितना भी क्लाइमेट की चीज़ें हैं वो डिकरा प्रोवाइड करता है, और ये यूएनडीपी के साथ इन्होंने मिलकर काम किया है क्लाइमेट के साथ, क्लाइमेट के लिए काम किया है। क्लाइमेट डेटा जो है, एग्रीकल्चर का डेटा जो है इसमें देखती है, और ये ओपन एक्सेस है, ओपन सॉफ्टवेयर है, ओपन कोड है। तो ये डेटा साइंस जो है आपकी फार्मर्स के लिए, फार्म्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ऑप्शन नंबर ए। नाबार्ड जैसे मैंने आपको बताया था 1982 12 जुलाई को बना है, शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन से बना था, और इस शिवरमन कमेटी का पहला नाम क्या था? क्रैफी कार्ड कमेटी। क्रैफी कार्ड कमेटी के एक्चुअली चेयरपर्सन शिवरमन है, उनके कारण नाबार्ड बना है। नाबार्ड मेनली एग्रीकल्चर के लिए काम करता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी इसके पास होता है। यूएनडीपी की अगर मैं बात करता हूँ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जैसे मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, और जो आपका जीआई जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात करें, तो ये सारा डेटा यूएनडीपी प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। स्टॉर्म शैडो मिसाइल के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नंबर 1, इट इज ए लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। गलत, ये क्रूज मिसाइल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए क्रूज मिसाइल, नॉट ए बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो होती हैं वो ऐसी होती हैं जो टारगेट करती हैं लोअर एल्टीट्यूड के ऊपर, लोअर एल्टीट्यूड के ऊपर आपका टारगेट करती हैं विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी। जब इसको छोड़ दिया तो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर अंदर ही ये चलेगी। और एक क्रूज मिसाइल जो होती हैं ये अनमैन्ड मतलब इसमें व्यक्ति की जरूरत नहीं है, अनमैन्ड सेल्फ प्रोपेल्ड गाइडेड व्हीकल होता है जो फ्लाइट लेता है यहां से। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द रॉन्ग वन। इट इज ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय द यूके एंड द फ्रांस। यस, इट वाज ज्वाइंटली, ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन आपका सही है। आंसर इसमें क्या बनेगा? सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये स्टॉर्म शैडो जो है अभी सर्विस में है एयर फोर्सेस की, कौन सी कंट्रीज में? दैट इज इन द इजिप्ट, इंडिया, इटली, ग्रीस, सऊदी अरेबिया, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट। तो ये देखने को हमें मिलता है, और ये लॉन्च करी जाएगी, आपकी एयर से लॉन्च करी जाएगी, और इसका वेट कितना है? 1.3 टन देखने को हमें मिलेगा। और इसमें जो आपका वॉरहेड कितना कैरी करेगा? 450 किलोग्राम वॉरहेड कैरी करेगा, और इसकी रेंज कितनी है? 200 माइल्स, जिसे हम क्या कहते हैं? 300 किलोमीटर। और ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल देखने को हमें मिलती है, और दिस इज इंपॉर्टेंट वन। और ऑप्शन क्या बनेगा जी? सेकंड ओनली इज द राइट वन। नेक्स्ट, सुपर कंडक्टिविटी के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सुपर कंडक्टिविटी, नंबर 1, सुपर कंडक्टिविटी इज फाउंड ओनली एट टेम्परेचर क्लोज टू द एब्सोल्यूट 0 केल्विन। देखिए सुपर कंडक्टिव मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फटाफट फ्लो करेगा। ये कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे, 0 केल्विन मतलब -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपका सुपर कंडक्टिविटी आती है। ये ऑप्शन गलत है। पहले एक्चुअली जब हम पढ़ रहे थे, साइंस में भी हम पढ़ते हैं, तो 0 केल्विन पे होती है, यानी कि एब्सोल्यूट 0 पे होती है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, सुपर कंडक्टिविटी जो पॉसिबल है अब रिसेंट आपकी उससे पता लगा है कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर के ऊपर भी पॉसिबल है। तो इसीलिए हम पहला ऑप्शन आपका गलत करेंगे। कौन समझ में आया? एट प्रेजेंट सुपर कंडक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल एट नॉर्मल एयर प्रेशर। ये आपका ऑप्शन सही है। नॉर्मल एयर प्रेशर के ऊपर तो आपका नहीं बनेगा। एक्चुअली कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर को स्क्वीज किया जाएगा बिटवीन द टिप्स ऑफ द 2 डायमंड्स, एंड उसके ऊपर हिट किया जाएगा मटेरियल को और लेजर लाइट से, जिससे केमिकल रिएक्शंस आपकी प्रोड्यूस होंगी। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। मटेरियल हैज ए हाई लेवल ऑफ कंडक्टिविटी शोज द लो लेवल ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ये ऑप्शन आपका गलत है। देखिए जो ये एक स्टेट होती है जहां पे मटेरियल जो है आपकी एब्सोल्यूट जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस शो करते हैं। जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन ए सुपर कंडक्टिव स्टेट जो मटेरियल होते हैं वो कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं करते, और जो हायर द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल द लेसर विल द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अगर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो उसके अंदर जो है लो लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस देखने को हमें मिलेगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी ओनली इज द राइट वन। वेरी इंपॉर्टेंट, बी ऑप्शन। गुड। नेक्स्ट ये देखो, टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स क्या हैं? प्योर मेटल्स हैव लो क्रिटिकल फील्ड। टाइप 2 इज ये वाले इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स वगैरह आते हैं।
गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में आपको स्टेटमेंट बतानी है कि इनमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। तो अभी एक्चुअली वेब टेलीस्कोप से हमने एक डिस्कवर किया है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, कौन से प्लैनेट के ऊपर, कौन सा एक्सो प्लैनेट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड K2-18b, इसके ऊपर। तो वहां पे गोल्डीलॉक्स जोन की बात करी गई थी, तो यहां पे इसलिए क्वेश्चन बनाया गया है। इट इज द रेंज ऑफ ऑर्बिटल डिस्टेंस फ्रॉम स्टार एट विच लिक्विड वाटर कैन एग्जिस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ ए प्लैनेट। ये बिल्कुल सही है कि ये एक ऐसा प्लैनेट होना चाहिए जहां पे पानी एग्जिस्ट करता है, ना तो वो जो है नॉट टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, ये देखने को हमें मिलता है, ना तो ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और रेंज जो डिस्टेंस की है वो डिपेंड करती है साइज और टेम्परेचर ऑफ द स्टार्स के ऊपर। प्लैनेट सिचुएटेड इन दिस जोन आर अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन द आउटर स्पेस। यस, बिल्कुल सही है, तभी तो इनको एक्सो प्लैनेट के नाम से हम जानते हैं। और ये एक हैबिटेबल जोन है जहां पे रहा जा सकता है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन 1, 2 इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2 इज द राइट वन। गोल्डीलॉक्स जोन, हैबिटेबल जोन, टू हॉट टू कोल्ड, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ये लूनर स्पेसक्राफ्ट मून स्नाइपर किसने लॉन्च किया है अभी रिसेंटली? ये जापान ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी। और इन्होंने एक्चुअली रॉकेट कौन सा है? H11A रॉकेट जो है आपका डोमेस्टिक रॉकेट, इसको यूज़ किया है। और इसमें जो मित्सुबिशी जो आपकी हैवी इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री, उसने ये मैन्युफैक्चर किया है रॉकेट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन, जापान इज द करेक्ट आंसर। और जापान को हम क्या कहते हैं? लैंड ऑफ राइजिंग सन। मल्टीनेशनल ज्वाइंट एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23, ये रिसेंटली किस कंट्री में देखने को मिली? न्यूज़ में देखने को हमें मिला था, और ये देखने को मिली आपको इजिप्ट में। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इज द राइट वन। और इसमें 21 डे मल्टीनेशनल ज्वाइंट एक्सरसाइज है ये, और इसमें बहुत सारी कंट्रीज, इजिप्ट, इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, ग्रीस और कतर, ये सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। इजिप्ट, इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, ग्रीस एंड कतर, ये कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी, इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल है कैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इज इंपावर्ड टू इन्फोर्स द प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो ईडी की छापे पड़ते रहते हैं, आपने सुना भी होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सारे जो एक्ट के ईयर लिखे हुए हैं ये सही हैं, ये सारे ईयर्स आपको याद होने चाहिए, कई बार पेपर में ऑप्शन आ जाता है। ये सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट जो 2002 का, सारफेसी एक्ट कहते हैं इसको। ये बैंक के लिए है, एनपीए अकाउंट्स के लिए, बैड लोन्स के लिए होता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, ये 1999 का है, ये बिल्कुल सही है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये PMLA 2002 का है। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है आपका 1949 का है, जो बैंक के साथ रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे ईडी ने कौन से 2 कानूनों को इंप्लीमेंट करने की बात करी है? फेमा और PMLA, दैट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो सेकंड एंड थर्ड इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर ए, सेकंड एंड थर्ड इज द राइट वन, सेकंड एंड थर्ड। ये कुछ कल्चरल फिनोमिना है और स्टेट हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच आपको देखने को मिल रहा है। तो नंबर 1 यहां पे लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड बत्तुकम्मा उत्सव फेस्टिवल। ये आपका जो है तेलंगाना रीजन में देखने को हमें मिलता है, तेलंगाना में। तो यहाँ पे ऑप्शन बताना है एक्चुअली कौन सा सही है, ठीक है। तो एक्चुअली ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो बत्तुकम्मा जो फेस्टिवल है आपका, ये देखने को मिलता है आपको डैट इज इन द तेलंगाना वाले रीजन में। तो ये याद रखना है। ये दुर्गा नवरात्रि फेस्टिवल है आपका। दूसरा है आपका काक्सर फोक डांस। काक्सर फोक डांस जो है आपका देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। ये ऑप्शन आपका सही है, छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ की कौन सी ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है? अब्बू जमरिया ट्राइब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बस्तर रीजन में है, बस्तर रीजन में ट्राइब है, ये याद रखना। ग्राम्या कलाई जो है एक फोक आर्ट है तमिलनाडु का, ये बिल्कुल सही है, दिस इज ए फोक आर्ट, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और भोरतल नृत्य असम में है ये ये सही है, ये भी नृत्य असम में है। ये एक्चुअली डांस जो है डेवलप किया गया है सतरिया डांस फॉर्म से, जो कि असम का क्लासिकल डांस फॉर्म है ये। और ये जो आपके दैट इज परफॉर्म किया जाता है कहाँ पे? दैट इज अ बारपेटा रीजन ऑफ असम में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो सेकंड, थर्ड, 4 इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर बी।
9 डैश लाइन न्यूज़ में रहती है, हमेशा न्यूज़ में रहती है, ये कोई ना कोई गड़बड़ होती रहती है। तो यहाँ पे कौन से रीजन में देखने को आपको मिलती है, ये तो सबको पता है, साउथ चाइना सी में है, लेकिन इसका आपको डिटेल में समझना है 9 डैश लाइन। तो ये आपको 9 डैश लाइन देखने को मिल रही होगी, ये इमेजिनरी लाइन है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ग्रीन ग्रीन कलर की दिख रही है आपको, जिसमें मैंने रेड मार दिया अब। तो ये 9 कलर की ये 9 डैश लाइन है, 9 मतलब छोटे छोटे लाइंस हैं ये ड्रॉन करी गई है चाइना द्वारा मैरीन एरियाज में, जो कि उसकी कोस्ट के आसपास, जो चाइना की कोस्ट के आसपास देखने को मिलती है। और चाइना जो है इसके ऊपर हिस्टोरिकल क्लेम करता है। इसमें बहुत सारे आइलैंड्स देखने को आपको मिलते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन साउथ चाइना ये आपकी 9 डैश लाइन जो है वो बॉर्डर किसको करती है, बॉर्डर की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे बहुत सारे एरियाज हैं, ये है 9 डैश लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो एरिया हैं, जैसे मलेशिया वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है, मलेशिया वाला पार्ट इसमें आ जाता है आपका, और चाइना वाला पार्ट आ गया, चाइना में आपकी सराउंडिंग करती है ये। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपके डेट इज़ ताइवान वाला पार्ट आ गया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गई ताइवान वाला पार्ट, और उसके बाद आपका फिलीपींस वाला पार्ट आ गया, ठीक है, ये सारे याद करने हैं आपको। और उसके बाद जो है इधर आके आपका थाईलैंड वाला पार्ट आ गया, और इधर आपका वियतनाम वाला पार्ट आ गया, ठीक है। तो ये आपको ये शेयर करते हैं, बॉर्डर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इंडोनेशिया वाला पार्ट आ गया, ओके। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये सारी आपकी जो कंट्रीज़ हैं ये शेयर करती है बॉर्डर यहाँ पे। इसके अलावा ब्रुनई यहाँ पे लिख लो, ब्रुनई, ठीक है, ब्रुनई भी इसके साथ जो है शेयर करती है, ये याद रखना है पॉइंट, ओके। अब बात ये है कि ये कनेक्टेड कैसे है, ये कनेक्टेड कैसे है, ये बहुत सारी जगह से आपका कनेक्टेड है आपका, ठीक है। ये एक्चुअली ताइवान स्टेट के साथ जो है आपका कनेक्टेड है विद द ईस्ट चाइना सी, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है बट लिख लेते हैं चलो आपको समझने के लिए। ताइवान स्टेट के साथ जो है आपका कनेक्टेड है, और ईस्ट विद द ईस्ट चाइना सी, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर ही साउथ चाइना की लगा रखी है हमने, ईस्ट चाइना सी के साथ कनेक्टेड है ताइवान स्टेट के साथ, और फिलीपीन सी के साथ भी आपका कनेक्टेड है ये। और यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स देखने को आपको मिलते हैं, जैसे आपको देखने को मिलेगा स्पार्कली आइलैंड ये वाला, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। पैरासल आइलैंड ये देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे आइलैंड्स देखने को हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। और जो आपका स्पार्कली आइलैंड है ये ऑक्यूपाई किसके द्वारा किया गया है, इसमें बहुत सारे कहते हैं कि हमारे पास है, ये हमारे पास है। ये कौन सी कंट्री क्लेम करते हैं स्पार्कली आइलैंड को, ये क्लेम करती है ताइवान, ओके, ये क्लेम करती है वियतनाम, ये क्लेम करती है आपकी फिलीपींस, यहाँ पे है फिलीपींस ये क्लेम करती है, और चाइना क्लेम करता है, ओके, और मलेशिया क्लेम करता है। तो ये बॉर्डर जो है यहाँ पे ये क्लेम करते हैं, ये ध्यान रखना है आपका, ओके। और यहाँ पे जो पैरासल आइलैंड है, पैरासल आइलैंड जो है आपका ये क्लेम करके इसके द्वारा किया जाता है, चाइना द्वारा और वियतनाम द्वारा और आपका ताइवान द्वारा, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना। पैरासल आइलैंड जो है दैट इज द वियतनाम, चाइना एंड ताइवान द्वारा आपका माना जाता है कि हमारा है। तो ये इस पेपर में आ सकते हैं 9 डैश लाइन की चीज़ें, मतलब चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपको, मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया, इतना ही समझ लेना बस बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन से नेशनल पार्क के ऊपर बात कर रहे हैं। इट इज़ द सदर्न मोस्ट नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट वेयर इट इज सिचुएटेड। दिस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर मैंग्रोव। नेचुरली यहाँ पे टाइगर्स मिलते हैं और जो कि स्विम करते हैं वाटर्स ऑफ द नेशनल पार्क में। मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है इसके नियर सिचुएटेड है नेशनल पार्क के। कौन सी बात आ रही है, पहली बात तो जहाँ पे जब स्विम की बात कर रहे हैं, नेशनल पार्क में स्विम करते हैं, तो ये बात सीधी ही निकल आ गई आपकी सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन एक ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं और वहाँ पे दलदल में जो है टाइगर स्विम करते हैं, ये अकेला नेशनल पार्क है ऐसा। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलता है जहां पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर जो है एक्चुअली डेल्टा बनाते हैं। एक्चुअली गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा बनता है आपका यहाँ पे। ये सुंदरबन नेशनल पार्क को इस्टेब्लिश किया गया था 1984 में, और यूनेस्को ने इसको हेरिटेज साइट जो दिया था 1987 में। इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 2001 में। और ये वेटलैंड कॉन्वेंशन के अंतर्गत, ये रामसर वेटलैंड कॉन्वेंशन के अंतर्गत आया था 2019 में। और यहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल, ऑलिव रिडले टर्टल, गंजेटिक डॉल्फिन हमें देखने को मिलती है। ये ध्यान रखना है, अकेला सुंदरबन डेल्टा है मैंग्रोव फॉरेस्ट जहां पे आपके टाइगर्स इनहेबिटेड हैं, मतलब वहां पे रहते हैं। यही आपका पॉइंट था। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका, सुंदरबन नेशनल पार्क इज द राइट वन।
गाइस ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आई होप मज़ा आया होगा आप लोग, और प्लस ये सारी चीज़ें आपको अपडेट होती रहेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। यहाँ पे पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो क्लासेस को। डॉक्टर विपिन गोयल ऑफिशियल हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्री प्लस मेंस तैयारी कर रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लिए पीसीएस बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर और हमने पंजाब पीसीएस हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं इन कमिंग डेज। आपको इनमें कोड लगाना है VIP लाइव, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। सुबह 8 बजे का बैच है और शाम का 6 बजे का बैच आपको अवेलेबल हो जाएगा, और ये सारे बैचेस के लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, धन्यवाद।